हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 9। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसकी स्थापना की गई थी बर्न, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये कब डिसाइड हुआ? ये टोक्यो जापान में यूपीयू की कांग्रेस एक बैठक हुई थी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एक बैठक हुई थी टोक्यो जापान 1969 में। यहाँ पर इसको डिसाइड किया गया था। 2021 में इसका थीम रहेगा इनोवेट टू रिकवर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स बर्न, स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल हैं मासाहिको मोटोकी और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुई थी। 2021 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर की थीम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सिंग, फ्लाई, शोर लाइक अ बर्ड इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखिए, आपको ये जानना चाहिए कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 2 बार मनाया जाता है साल में। एक तो मई महीने के सेकंड सैटरडे में और दूसरा अक्टूबर महीने के सेकंड सैटरडे में। तो इस साल मई में हमने 8 मई को मनाया था और अब अक्टूबर में हम 9 मई को मना रहे हैं। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है सिंग, फ्लाई, शोर लाइक अ बर्ड। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को किस देश की जासूसी एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? यूएई, कतर, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान स्पाई एजेंसी आईएसआई। देखिए, आईएसआई का मतलब है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। इसी तरह से जो भारत की है इंटेलिजेंसी रॉ, इसकी भी फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इनको इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किनके बदले? लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के बदले। बाकी अगर हम और इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो भारत की है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मोसाद इजराइल की है। सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की है। आईएसआई हमने देख लिया है। एमएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ये चाइना की है। MI6 ये यूनाइटेड किंगडम की है। ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये ऑस्ट्रेलिया की है। DGSC डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये फ्रांस की है। फिर है BND, ये जर्मनी की है। FSB ये है रशिया की। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक ए हनुशेक और मुंबई स्थित डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 4 पुरस्कार आपके सामने हैं। यीडन प्राइज, द यूडो ब्लॉक प्राइज, नोमा लिटरेसी प्राइज या फिर यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। US बेस्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर एरिक ए हनुशेक एंड मुंबई बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी हैव बीन फेलिसिटेटेड विद ईडन प्राइज। मैंने आपको बताया था फेलिसिटेट का मतलब, आप रिकॉल कीजिए फिर से अगर आपको आ जाता है। देखिए, दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो इनको 2021 का यीडन प्राइज फॉर एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च से संबंधित है। ये भी आपको जानना चाहिए कि क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, आंसर होगा एजुकेशन रिसर्च से संबंधित है। और इसमें 28 करोड़ रुपए जो है प्रति व्यक्ति मिलते हैं, जिन्होंने जीता होता है ये प्राइज़ उनको। तो देखिए, काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए किसके द्वारा दिया जाता है। ये यीडन प्राइज फाउंडेशन हांगकांग के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस शहर में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इन गुवाहाटी,
आसाम। और इस दौरान जो आसाम के जो गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी ये भी मौजूद रहे, और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी मौजूद रहे। तो याद रखिएगा महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर, इसको पान बाजार गुवाहाटी आसाम में इनोग्रेट किया गया है। एरिक्सन के साथ किस दूरसंचार ऑपरेटर ने ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल along with Ericsson has conducted India's first 5G network trial in rural location। तो किस रूरल लोकेशन पे इन्होंने अपना 5G नेटवर्क का ट्रायल किया है? यह है दिल्ली NCR के पास ही ये विलेज है, भाईपुर ब्राह्मणन विलेज। तो यहाँ पर इन्होंने अपना 5G ट्रायल किया है। किसने? एयरटेल ने। मनु भाकर, रितम सांगवान और नाम्या कपूर की भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लीमा पेरू में हुई है, यहाँ पर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो भी आपका एग्जाम आएगा वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो डिफीटिंग USA द इंडियन वीमेंस टीम ऑफ मनु भाकर, रिदम सांगवान एंड नाम्या कपूर won gold in the 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप लीमा पेरू। तो देखिए ये 3 नाम आप याद रखेंगे, शूटिंग से संबंधित है। तो 25 मीटर का पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। कहाँ पर जीता है? ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लीमा पेरू में हुई है। तो इन्होंने USA को हराया 16-4 से। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो मनु भाकर हैं इन्होंने इसी प्रतियोगिता में अपना चौथा गोल्ड ये जीता है। तो 4 गोल्ड ये जीत कर आई हैं, जबकि नाम्या कपूर ने यहाँ पर अपना ये दूसरा गोल्ड जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए आदर्श सिंह ने भी यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया ने इस मेडल टैली को टॉप किया है, 9 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। USA यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहा है। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अंशु मलिक इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। देखिए दो चीज़ें आप जान सकते हैं। एक तो ये अंशु मलिक क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली वुमेन रेसलर, महिला रेसलर कौन बनी? अंशु मलिक। और दूसरी तरह से आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि रेसलर अंशु मलिक बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर। तो पहले फाइनल में जीती, फाइनल में हार गई, उसके बाद फिर ये न्यूज़ बनी। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई, तब भी अंशु मलिक होगा। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उन वुमेन रेसलर का नाम बताइए जिन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, तो आंसर होगा अंशु मलिक। दोनों ही तरफ से अंशु मलिक होंगे। तो अंशु मलिक ने जीता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर ये बन गई है। और हुई कहाँ पर है ये प्रतियोगिता, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये हुई है आपकी ओस्लो, नॉर्वे में। तो देखिए पहले क्या हुआ, इन्होंने जो है पहले यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बन गई हैं जो फाइनल में पहुँची हैं। तो फाइनल में पहुँचने के लिए इन्होंने सोलोमिया विनिक इनको हरा दिया था। लेकिन जब ये फाइनल में पहुँची तो इनको फाइनल में हरा दिया गया हेलेन मोरेलिस के द्वारा 57 kg की कैटेगरी में। कैटेगरी भी आपको याद रखनी चाहिए। साथ ही सरिता मोर, इन्होंने भी यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है 59 kg कैटेगरी में। अभिषेक वर्मा और वेन्नम ज्योति सुरेखा ने किस शहर में आयोजित 40वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अभिषेक वर्मा एंड वेन्नम ज्योति सुरेखा won individual gold medals at the 40th NTPC नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन जमशेदपुर, झारखंड। तो इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। अभिषेक वर्मा और वेन्नम ज्योति सुरेखा इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है आर्चरी में। तो ये दोनों नाम आप याद रखें, खासकर कि वेन्नम ज्योति सुरेखा ये आर्चरी से संबंधित हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI इंटरफेस पर ASPA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सुविधा की शुरुआत की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
So Equitas Small Finance Bank has launched ASBA application supported by blocked amount facility on its internet banking, mobile banking and UPI interface for its customers. पहले तो आपको जानना चाहिए ASBA की फुल फॉर्म क्या है। इसकी मतलब है एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए जब किसी कंपनी का IPO आता है ना, तो आप IPO अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लगभग 15,000 रुपये कट जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। मिनिमम 15,000 रुपये वहाँ पर कट गए आपके, तो आपके अकाउंट से तो कट गए, पर अभी वे जो है उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। तो वो अभी आपके बैंक ने जो है काट तो लिया है, पर उसको साइड में रख दिया, उसको ब्लॉक करके रख दिया है कि अगर आपको वो शेयर इशू होता है तो वो पैसा फिर हम जो है उस कंपनी को सेंड कर देंगे। लेकिन जब तक अगर आपको वो इशू नहीं हुआ है तब तक आपके पैसे तो कट गए हैं, लेकिन वो जो है अभी ब्लॉक हो गया है, अभी वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मान लीजिए आपको शेयर नहीं मिलता है, जब IPO का रिजल्ट आता है, एलोकेशन आता है, तो आपको वो शेयर नहीं मिलता है, तो पैसा दोबारा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उसको बोलते हैं ब्लॉक फैसिलिटी, यानी कि पैसे को रोक लेना जब तक आपके शेयर आपको ना मिल जाएं। अगर नहीं मिलते तब वापस आपको कर देना। तो अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च कर दिया इस फैसिलिटी को, क्योंकि यदि इक्विटास के अपने अकाउंट से कोई कस्टमर जो है उसके IPO के लिए जो है पे करना चाहता है तो वो अब कर सकता है, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग या फिर UPI इंटरफेस हो, क्योंकि अब उसकी अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगी, जो कि ज़रूरी है किसी भी IPO में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO वासुदेवन PN है। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। भारतीय नौसेना और किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसेना विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर NVE कैश कार्ड लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियन नेवी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NAVE कैश card on board the India's largest naval aircraft carrier INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रमादित्य पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी ने मिलकर NAVE कैश कार्ड इसको लॉन्च किया है। कपड़ा मंत्रालय ने अपनी व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना CHCDS के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दे दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम अप टू मार्च 2026। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर H का मतलब क्या है या फिर यहाँ पर C का मतलब क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मार्च 2026 तक इस स्कीम को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, जो है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम यानी CHCDS। तो इसका जो टोटल परिव्यय है यानी टोटल जो इस पर खर्चा आएगा वो 160 करोड़ रुपए का आएगा। बाकी आप जानते हैं आगे क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, यानी हैंडीक्राफ्ट का जो उद्योग है उसको आगे प्रमोट करना। साथ ही आपको जानना चाहिए जो भी इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा के आर्टिसंस काम करते हैं, एक क्लस्टर में काम करते हैं, तो वो ही इस जो एक्सटेंडेड जो स्कीम है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि भारत की GDP में जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल्स है या अपैरल सेक्टर है इसका 5% कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए इस तरह के कंट्रीब्यूशन आपको छोड़ने नहीं चाहिए कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन हमारी GDP में रहता है। तो टेक्सटाइल का कितना रहता है? 5% का। और जो भारत एक्सपोर्ट से, जो निर्यात से जो भारत अर्निंग करता है, तो 100 रुपये की मान लीजिए अर्निंग की, तो 100 में से 12 रुपये जो है टेक्सटाइल सेक्टर से भारत को मिलते हैं। फिक्की के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.1% इन 2021-22 एज पर द फिक्की। तो फिक्की की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें इसने कहा है कि भारत की जो GDP है ये 2021-22 में 9.1% से ग्रो करेगी। पहले इसने 9% कहा था। आपको जानना चाहिए फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर हैं, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। फिच रेटिंग ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 22 के विकास अनुमान को 10% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फिच रेटिंग्स स्लैश्ड इट्स फिस्कल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फ्रॉम 10% टू 8.7%। तो पहले 10% इन्होंने कहा था कि भारत जो है फिस्कल ईयर 22 यानी 21-22 में ग्रो करेगा 10% से, अब इन्होंने कहा है कि 8.7% से ये ग्रो करेगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 23 में ये 10% से ग्रो करेगा। पहले इन्होंने कहा था कि 8.5% से ग्रो करेगा। तो जो फिस्कल ईयर 23 है यानी 22-23 यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर तेज़ी से ग्रो करने वाला है। बाकी आपको जानना चाहिए जो फिच है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, CEO है पॉल टेलर।
वीकेसी फुटवियर ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? MS धोनी, विराट कोहली, PV सिंधु या फिर अमिताभ बच्चन? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वीकेसी फुटवियर हैज अपॉइंटेड अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही हाल ही में हमने जाना था कि NBA इसने बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसने। किस दोपहिया निर्माता ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए टाटा पावर के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो टू व्हीलर मेकर TVS Motor has entered into a strategic partnership with Tata Power for the implementation of electric vehicle charging infrastructure across the country। तो पूरे भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह के स्टेशन बनाना, उसके लिए TVS मोटर कंपनी ने टाटा पावर के साथ एक पार्टनरशिप की है। निम्नलिखित में से किसने भू स्थानिक कंपनी जियो स्पोक का अधिग्रहण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर देखिए ओला, तो ओला ने यहाँ पर जियो स्पोक इस कंपनी को एक्वायर किया है। आपको बताएं जो ओला कैब्स है इसकी जो पेरेंट कंपनी ये है ANI टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो उन्होंने जियो स्पोक इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को, जियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को जो है एक्वायर कर लिया है। आपको जानना चाहिए ओला के CEO भविष अग्रवाल हैं, हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर। सरकार द्वारा दूरसंचार सेवा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट इन द टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो 100% की FDI यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में अप्रूव कर दी है। किसके थ्रू? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है? गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। यूथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने दूसरे 5 साल कार्यकाल के लिए शपथ ली। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूथोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद हैज बीन स्वर्न इन फॉर सेकंड 5-year टर्म। तो दूसरी बार 5 साल के लिए चुने गए हैं एबी अहमद। कहाँ के हैं ये? यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, आजकल पिछले कुछ टाइम से टिग्रे रीजन ये काफ़ी चर्चा में बना है, तो आपको जानना चाहिए यूथोपिया में तो यहाँ पर एक सिविल वॉर चल रहा है जो कि 2020 से ही चल रहा है, नवंबर 2020 से। तो ये आपको जानना चाहिए। बाकी यहाँ पर कई सारे पीपल रहते हैं, एक तो ट्रिगरियन रहते हैं, यूरोप रहते हैं और कुनामा पीपल रहते हैं। यदि आप PCS टाइप की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आपको जानना चाहिए टिग्रे रीजन ये कहाँ पर है? यूथोपिया में। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कई साल, 1-2 साल से। यूथोपिया की बात करें तो कैपिटल अदिश अबाबा है और करेंसी है यूथोपियन बीर। तो यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं यूथोपिया की। तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है ये यूथोपिया। मोहम्मद बेवोगुई को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मोहम्मद बेवोगुई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गिनी। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर मिलिट्री राज चल रहा है, ठीक है, सेना का राज चल रहा है, यहाँ पर जुंता राज चल रहा है गिनी में। तो इसके जो सुप्रीम लीडर हैं मेमेडी दोम्बोया, ये आपको जानना चाहिए। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर किसको नियुक्त किया है? मोहम्मद बेवोगुई को। बाकी आपको जानना चाहिए कि गिनी की कैपिटल कोनैक्री है, करेंसी है गिनियन फ्रैंक। लोकेशन देखनी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गिनी अफ्रीका में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ स्वीडन? सो कैपिटल इज स्टॉकहोम एंड करेंसी इज कोरोना। नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज 5th of October. Which country recently introduced new currency with 6 fewer zeros? Answer is Venezuela. Boeing Starliner spacecraft is related to NASA. Millennia, Money Back Plus and Freedom are types of credit cards issued by HDFC बैंक। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्रेंड्स, आजकल आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कमेंट किया कीजिए। केवल 20 से 23 कमेंट आते हैं पूरे वीडियो पर, तो इनमें आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ स्पेन? हु इज़ द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम मैसेंजर? रिवॉर्ड्स 1 to 3 सेविंग्स अकाउंट इज रिलेटेड टू विच बैंक? रेस्पॉन्ड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? एंड 5th क्वेश्चन इज विच बैंक इज ऑथोराइज टू इशू एंड इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स? तो काफ़ी प्यारे क्वेश्चन है, 5 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। एक ही का आंसर बता दीजिए चाहे, पर आप कम से कम एक का आंसर तो आप बताया कीजिए, ठीक है। पार्टिसिपेट कीजिए फ्रेंड्स इसमें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।